नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था वो हमारा था पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से संबंधित सारे फैक्ट्स, सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा धातु, अधातु और उपधातु। तो मेनली हम स्टडी करेंगे धातु के बारे में, धातु के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर हम कुछ मिश्र धातुओं का भी अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसी मिश्र धातुएं जिनसे जनरली जो है हमारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, मेन धातु को स्टडी करने से पहले हम मोटा मोटा जो है एक बार थोड़ा सा आइडिया जो लेते हैं, हम तीनों चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। धातु क्या होते हैं आपके, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धातु की। धातु यानी कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं, यानी कि जनरली कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर या ठोस होते हैं। ये चमकीले होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के जनरली सामान्यतः क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातु यानी कि मेटल्स। दूसरी हम बात करें अधातु यानी नॉन मेटल्स की। अधातु यानी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होंगे वो आपके मेटल्स के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ये छूने में कठोर नहीं होंगे, ठोस नहीं होंगे यानी कि मुलायम होंगे, और ये इनमें चमक नहीं होगी यानी कांतिहीन होंगे, चमकहीन होंगे। विद्युत और ऊष्मा के ये क्या होंगे, कुचालक होंगे। विद्युत व ऊष्मा के ये क्या होंगे, कुचालक होंगे। कुचालक यानी बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा उपधातु। उप जिसमें लग गया यानी कि वो दोनों के बीच का हो गया। उपधातु जो होते हैं इसमें धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। दोनों के गुण इसमें मौजूद होते हैं, दोनों के गुण मौजूद होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो वो आपके होते हैं उपधातु। ठीक है, तो ये धातु, अधातु और उपधातु का मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन हो गया इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। तो आज हम जो पूरा डेप्थ में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा धातु। धातु के सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिश्र धातुओं के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम धातुओं के भौतिक गुणों पर यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। धातु के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। देखिए, धातु का नाम सुनते ही सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी दिमाग में आती है वो होती है कि धातु कैसे होंगे, छूने पे कठोर होंगे यानी ठोस होंगे। तो अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं यानी कि कठोर होती हैं और चमकती हैं। तो धातु का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हो गई मेटल की, वो क्या हो गई कि धातुएं जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं और कैसी होती हैं, शाइनी होती है। इनके अंदर एक अलग सी चमक होती है, एक शाइन इनके अंदर पाई जाती है। तो धातुओं का जो पहला जो भौतिक गुण है वो ये है कि धातुएं जो होती हैं वो छूने पर कठोर होती हैं, ठोस होती हैं और चमकीली होती हैं। जो दूसरा गुण है धातु का वो है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता यानी इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी भी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, धातुएं जो होती हैं उनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु जो होती है उसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, यानी कि वो पीटने पर, बल लगाने पर टूटेगी नहीं, पतली चादर में बदलती जाएगी। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी आघात को सहने की क्षमता, चोट को सहने की क्षमता। और ये जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होती है ये होती है आपकी सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आघात वर्धनीय धातु होती है वो होती है आपकी गोल्ड और सिल्वर। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी तन्यता। देखिए, तन्यता और आघात वर्धनीयता दोनों पे बिल्कुल अच्छे से फोकस कीजिएगा। तन्यता का मतलब होता है खींचकर पतले तार में बदलने का जो गुण होता है, धातु को खींचकर पतले तार में बदलने का जो गुण होता है उसको कहते हैं तन्यता। और जो चोट लगने पर यानी पीटने पर टूटने की बजाय पतली चादर में परिवर्तित होने का गुण होता है वो होता है आघात वर्धनीयता। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। तो तन्यता का मतलब क्या होता है, खींचकर पतले तार में बदलने की जो प्रॉपर्टी, जो गुण होता है उसको हम कहते हैं तन्यता। जो सर्वाधिक तन्य धातु होती है वो होती है आपकी सोना यानी कि गोल्ड। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना यानी कि गोल्ड। तो इसी वजह से, क्योंकि सोना जो है वो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु भी है, सर्वाधिक तन्य धातु भी है, इसीलिए सोने के बहुत ही बारीक और महीन कारीगरी के गहने या आभूषण बनाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। लेकिन आपका लेड और मरकरी यानी कि सीसा और पारा जो है वो इसके अपवाद हैं। देखिए मैं हमेशा हर क्लास के अंदर बोलती हूँ कि अपवाद यानी एक्सेप्शन पर आपको विशेष फोकस रखना। अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर। तो आपको इस अपवाद यानी इस एक्सेप्शन को अच्छे से याद रखना है। धातुएं जो है वो सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं, हीट की कंडक्टर होती हैं, लेकिन लेड और सीसा, लेड यानी कि सीसा और मरकरी यानी कि पारा इसके अपवाद हैं। ये जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत की क्या होती हैं, जनरली सुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद, इसमें भी आपको वो मिलेगा कि कौन सी जो है धातु सबसे ज्यादा सुचालक होती है और कौन सी सबसे कम सुचालक होती है। तो सर्वाधिक जो सुचालक धातु होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो तो होती है आपकी चांदी। ये क्रम आपको याद रखना है, चांदी, उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, और जो सबसे कम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है आपकी सीसा यानी कि लेड। सीसा यानी लेड जो होता है वो आपका सबसे कम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऊष्मा और विद्युत की धातुएं जो होती हैं सामान्यतः सुचालक होती हैं, लेकिन ऊष्मा की जो कुचालक धातु होती है वो होती है आपकी लेड और मरकरी, और विद्युत की भी सामान्यतः सभी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन सबसे कम सुचालक धातु जो है वो है आपकी लेड यानी कि सीसा। अब नेक्स्ट बारी आती है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की। जनरली धातुओं के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उच्च गलनांक लिए हुए होती हैं धातुएं। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं, गैलियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम जो होते हैं इनके गलनांक उच्च नहीं होते। देखिए गैलियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के गलनांक जो होते हैं वो उच्च नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। क्या है, सोनोरस। देखिए सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है ये धातुएं जो होती हैं ये जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो एक गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। इस गुण को, धातुओं के इस गुण को कहते हैं सोनोरस। जैसे स्कूलों के अंदर जो बेल लगी हुई रहती है, घंटी लगी हुई रहती है, जब उसको किसी दूसरी कठोर धातु से टकरा करके जब उसको पीटा जाता है या बजाया जाता है तो वो ध्वनि पूरे स्कूल में गूंजती है, पूरे स्कूल में सुनाई देती है। जिस प्रकार से आपको अगर याद हो एक एग्जाम्पल, तो कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड के दौरान हमने थालियां बजाई थी छतों पे जा जा करके। तो थाली जो होती है वो धातु की बनी रहती है, और जब हमने उसको दूसरी किसी कठोर सतह से पीटा तो वो साउंड जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारे आकाश में गुंजायमान हुई थी। और हमने ये माना था कि इससे जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी है ये इस ध्वनि से, इन साउंड से, इन वाइब्रेशन से चली जाएगी। तो चलिए छोड़ते हैं इसको, तो कोविड को। तो सोनोरस जो है वो गुण है धातुओं का। सोनोरस का मतलब होता है धातुएं जो होती हैं वो कठोर सतह से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं में सामान्यतः ये वाला गुण पाया जाता है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी धातुओं की, धातुओं के कुछ भौतिक गुण, सामान्य भौतिक गुण जो सामान्य ऑब्जर्वेशन में आते हैं। सबसे पहला कि धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, जनरली कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर नहीं होती, जैसे सोडियम जो धातु है वो कठोर नहीं होती, वो छूने पर सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं होती है वो, ठीक है। चमकीली होती है ज्यादातर धातुएं, एक चमक इनके ऊपर पाई जाती है, आघात वर्धनीयता इनके अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय जो धातु होती है वो होती है सोना और चांदी। तन्यता का गुण इनके अंदर पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है इनको खींच करके पतले तार में बदला जा सकता है। और सबसे ज्यादा तन्यता का गुण जिस धातु में पाया जाता है वो आपकी होती है सोना यानी कि गोल्ड। सोना जो होता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु भी होता है और सबसे ज्यादा तन्यता के गुण वाला धातु भी होता है। ऊष्मा की सामान्यतः धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है, आपके लेड और मरकरी जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत की जो होती है ये सुचालक होती हैं। सबसे ज्यादा जो विद्युत की सुचालक धातु है वो है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे कम जो सुचालक धातु है वो है आपकी लेड। गलनांक इनके जो होते हैं वो उच्च होते हैं, और इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। गैलियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के जो गलनांक होते हैं वो उच्च नहीं होते। धातुओं में एक गुण होता है, जब ये किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस गुण को कहते हैं सोनोरस। ये धातुओं में पाया जाता है। तो ये जो हमने पढ़ी ये थी मोटी मोटी 6 प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज, धातुओं के कुछ भौतिक गुण हमने स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुण पर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक एक करके उनको अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो धातुओं का जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि ये जो धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस मेटल का क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। उस मेटल का क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। और जो बनने वाला मेटल का ऑक्साइड है इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होगा, जनरली ये क्षारीय प्रकृति का होगा, बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन कुछ जो होते हैं वो अम्लीय भी हो सकते हैं और उभयधर्मी भी हो सकते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय भी हो सकते हैं और उभयधर्मी भी हो सकते हैं। जैसे अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, और उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड। ये आपको याद रखने हैं, अम्लीय और उभयधर्मी ऑक्साइड। तो धातुएं जो होती है, जैसे हम मैग्नीशियम का उदाहरण लें, धातुएं जो होती हैं वो जनरली ऑक्सीजन से क्रिया करके उस धातु का क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगे। और इस ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होगी, क्षारीय होगी। लेकिन ये क्षारीय के अलावा अम्लीय भी हो सकते हैं और उभयधर्मी भी हो सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण आपको याद रखना, अम्लीय ऑक्साइड आपका क्रोमियम ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड। ठीक है, आपका गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी देने पर भी, बहुत हाई टेम्परेचर पर रखने पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गोल्ड और सिल्वर जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी अगर हम उनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो वो अभिक्रिया नहीं करेंगे। आपके सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि इनको जरा सी खुली जगह मिल जाए ऑक्सीजन से ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए इनको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, जनरली साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा होगा लेसाने सॉल्यूशन हम लोग बनाते थे, उसमें सोडियम की हमको जरूरत पड़ती थी 11th 12th क्लास के अंदर। तो वो सोडियम का जो टुकड़ा हमें दिखाया जाता था लैब के अंदर कि ये कहाँ रखा हुआ, उसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। सॉफ्ट सा ब्राउन कलर का होता है सोडियम। तो सोडियम को जो होता है वो केरोसिन के अंदर इसीलिए डुबो करके रखते हैं क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेगा। बहुत ज्यादा जो होता है रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए इसको जो है केरोसिन के अंदर डुबो करके रखा जाता है। पानी में क्यों नहीं डुबो करके रखा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पानी में इसको इसलिए नहीं डुबो करके रखा जाता क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही ये सोडियम जो है वो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी की बजाय केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो ये थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जो ये थी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर जितने भी धातु हैं वो उस धातु का क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। उस ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो जनरली कैसा होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, लेकिन वो अम्लीय भी हो सकता है और उभयधर्मी भी हो सकता है। अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है क्रोमियम ऑक्साइड और आपकी उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड का उदाहरण है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड। इसके अलावा आपके जो सोना और चांदी है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। और सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको किस में डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन में, केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। नेक्स्ट दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, जल से अभिक्रिया। जल यानी कि H2O, वाटर से अभिक्रिया करने पर आपके मेटल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं। देखिए धातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके या तो उस संबंधित धातु का ऑक्साइड बनाएंगी या फिर क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बना देंगी। या तो धातु का क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी या फिर हाइड्रोक्साइड बना देंगी। जैसे आपकी मैग्नीशियम की अगर हम H2O से अभिक्रिया करवाएं तो ये बना देगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगी, और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बना देगा। ठीक है, तो धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया करने पर या तो बनाएंगी उस धातु का ऑक्साइड या फिर बनाएंगी उस धातु का हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम जो है वो तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको जल में नहीं रखते। अभी प्रीवियस पॉइंट मैंने यही बताया था कि इसको पानी के अंदर इसीलिए नहीं रखते क्योंकि तुरंत ये आग पकड़ लेता है पानी के टच में आते ही, इसीलिए इसको पानी के संपर्क में नहीं रखते या पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करवाते। सोना और चांदी जो होते हैं वो जल से भी अभिक्रिया नहीं करते। अभी हमने पढ़ा था कि गोल्ड और सिल्वर को हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करवा सकते, तो भाई साहब ये सोना और चांदी जो है आपके वो जल से भी अभिक्रिया नहीं करते। तो ये हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, धातुओं की। धातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, उस संबंधित धातु का या तो क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी या उसका क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। ठीक है, जैसे हमारा मैग्नीशियम जो है वो जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो, सोडियम और पोटेशियम आपके जो हैं वो तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको जल में नहीं रखते, यानी जल के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, और आपके जो सोना और चांदी है वो जल से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी अम्लों से अभिक्रिया।
धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया किस प्रकार से करती हैं? धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती है। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट जो हमने पहले जो स्टडी किया था मैं उस पर ले जाना चाहूंगी कि हमने पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। यानी अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, यानी लवण बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट यानी कि लवण। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं एसिड, हमें पता है, हमने ले लिया एसिड प्लस मेटल, क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है, उस धातु का लवण बना रहा है। यानी हेंस प्रूव्ड है कि आपका मेटल जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ज्यादातर जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसीलिए अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। लवण बनाते हैं यानी कि क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम कराएं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये बना देगा MgCl2, यानी उस धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये जो रिएक्शन में लिखी हूँ अनबैलेंस लिख रही हूँ, बैलेंस में इनको नहीं कर रही हूँ, तो इस पर आप ना जाएं, ठीक है? अनबैलेंस ही लिख रही हूँ मैं इनको, ठीक है? तो जो आपके जो अम्ल होते हैं, धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उस धातु का लवण बनाते हैं, ठीक है? ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली धातुओं की। नेक्स्ट चलते हैं, धातु जो होती है वो दूसरे धातु लवणों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है और सक्रियता श्रेणी क्या होती है? पहले हम सक्रियता श्रेणी के बारे में डिस्कशन कर ले। सक्रियता श्रेणी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि एक तरह से ये क्या होगा? सक्रियता का क्रम होगा, सक्रियता की सीरीज होगी, सक्रियता की श्रेणी होगी, यानी कि उसका क्रम होगा। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। ये सक्रियता श्रेणी का बेनिफिट है। एक बार पूरा इसको देख ले, धातु की अभिक्रियाशीलता का, ये देखिए ये सक्रियता श्रेणी की परिभाषा है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का जो अवरोही क्रम है वो सक्रियता श्रेणी कहलाता है। देखिए दो क्रम होते हैं, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, दो ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? ठीक है, इसको कहते हैं आरोही क्रम और इसको कहते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी कम से अधिक की तरफ। अवरोही का मतलब होता है उल्टा, यानी ज्यादा से कम की तरफ। ये होता है बढ़ता हुआ क्रम और ये होता है घटता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है? तो ये जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का, इनकी रिएक्टिविटी का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो अवरोही क्रम है, वो कहलाता है सक्रियता की श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ये क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ये जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु मौजूद है, यानी कि ये पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और लास्ट में जाते जाते जो आपका ये आ रहा है, आपका गोल्ड आ रहा है, यानी कि सोना आ रहा है, ये सबसे कम क्रियाशील है। ये आपकी पोटेशियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद बारी आती है आपके किसकी? सोडियम की। और ये गोल्ड जो है ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ये आपकी सक्रियता श्रेणी हो गई, सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब देखिए, अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? ये क्या कह रहा था कि ये इस पॉइंट के अंदर क्या कहना चाह रहे थे हम कि ये जो सक्रियता श्रेणी है इसके अंदर जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु का क्या कर देती हैं? विस्थापन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? विस्थापन कर देती हैं। क्या करेंगी? विस्थापन, जब उसके लवण से अभिक्रिया कराई जाए। यानी कि अगर हम पोटेशियम की अभिक्रिया करवाएं सोडियम क्लोराइड के साथ तो ये क्या करेगी? ये पोटेशियम क्यों क्या करेगी? ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु है और सोडियम से पहले उपस्थित है सक्रियता श्रेणी में, यानी सोडियम जो है वो इससे कम रिएक्टिव है सक्रियता श्रेणी में, उसके बाद स्थान आ रहा है तो उससे कम अभिक्रियाशील है। तो ये इस सोडियम को जो है वो इस क्लोराइड आयन से, इस क्लोरीन से क्या कर देगी? उसका विस्थापन कर देगी और खुद Cl के साथ जुड़ जाएगी और सोडियम को अलग निकाल देगी। सोडियम को क्या कर देगी? अलग निकाल देगी। तो देखिए ये अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान सोडियम से पहले आता है, तो इस सोडियम क्लोराइड में से सोडियम का विस्थापन इसने कर दिया। तो यही हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में उपस्थित जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं का विस्थापन करने में सक्षम होती है या विस्थापन कर देती हैं। ये आपका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, चौथी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपकी धातुओं की। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसका अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है सक्रियता श्रेणी का। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। क्रम कौन सा? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ज्यादा से कम की ओर, बड़े से छोटे की ओर, घटते हुए क्रम में।
इस सक्रियता श्रेणी के अंदर जो सबसे ऊपर जो धातु उपस्थित है वो है पोटेशियम, और सबसे लास्ट में जो उपस्थित है वो है सोना यानी गोल्ड यानी कि ऑरम। ये सबसे कम क्रियाशील धातु और ये पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे क्रियाशीलता का क्रम जो है वो घटता चला जाएगा। ये होती है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये सक्रियता श्रेणी का लाभ क्या है कि धातुओं की जब दूसरी धातु लवणों से क्रिया कराई जाती है तो जो अधिक क्रियाशील धातु वो कम क्रियाशील धातु का क्या कर देती है, विस्थापन कर देती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कर देती है। विस्थापन यानी उसका क्या कर देती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है। ये सक्रियता श्रेणी का बेनिफिट है। सक्रियता श्रेणी को स्टडी करने का बेनिफिट हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धातु का विस्थापन कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। नेक्स्ट चलते हैं हम धातुओं की अधातुओं से क्रिया। धातुओं की अधातुओं से क्रिया देखिए, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धातुएं जो हैं वो अधातुओं से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगी। ये बंद हम पूरा स्टडी कर चुके हैं, इसको पूरा डिटेल के अंदर। आयनिक बंद या फिर वैद्युत संयोजी बंद इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड है जो कि बहुत मजबूत होता है। इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो धातुएं जो है वो अधातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगी, आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगी। ये जो आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो बंध बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार से बनने वाले जो बंध होते हैं आयनिक यौगिकों में या वैद्युत संयोजी यौगिकों में बनने वाले जो बंध होते हैं वो अत्यधिक होते हैं और उन्हीं के अत्यधिक मजबूत होते हैं, और उन्हीं के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत अधिक ऊंचे होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक इनके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब संक्षारण। ठीक है, संक्षारण यानी कोरोजन। संक्षारण क्या होता है देखिए, जनरली इसका मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो लोहे पर जंग लगते हुए आप में से सबने देखा होगा। धातु की परत का क्षरण होना, धातु की परत का डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना, दैट इज नोन एज संक्षारण। इसी को संक्षारण कहते हैं। धातु की जो परत हो रही है उसका क्षरण होना, सीधी भाषा में कहें तो वो कहलाएगा आपका संक्षारण। तो देखिए, धातुओं को खुला छोड़ने पर यानी जब वो वायु और नमी के संपर्क में आएगी धातु तो उनके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाएगा, धातु के ऊपर एक परत बन जाएगी, उसको कहेंगे संक्षारण। जैसे चांदी जो होती है, चांदी जब SO2 वायु में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करती है तो वो सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना देती है। इसीलिए कभी भी चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाते, क्योंकि अंडे के अंदर सल्फर यानी कि गंधक पाया जाता है। चांदी की चम्मच में अंडा कभी भी इसीलिए नहीं खाते क्योंकि जैसे ही अंडे में उपस्थित सल्फर जो है वो वायु और चांदी के संपर्क में जैसे ही आएगा, वायु में मिश्रित होकर के चांदी के संपर्क में जैसे ही आएगा तो वो AgS बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बना देगा, जो कि मनुष्य के लिए एक तरह से पॉइजन का काम करेगा। इसीलिए चांदी की चम्मच में कभी भी अंडा नहीं खाते। आपका जो कॉपर होता है यानी कि जो तांबा होता है वो जैसे वायु में उपस्थित CO2 के संपर्क में आएगा तो कॉपर कार्बोनेट की हरी परत ये बना देगा। आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो तांबे के लोटे होते हैं जनरली, अगर उनको कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही कहीं खुले स्थान पर छोड़ दें और उनको कई दिनों तक इस्तेमाल ना करें तो उनके ऊपर जगह जगह हरे हरे रंग की कुछ परतें जमा हो जाती हैं। पूरी परत भी नहीं बने तो पैचेस बन जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की। वो पैचेस जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कॉपर कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कॉपर कार्बोनेट के बने होते हैं पैचेस। तो तांबा जब वायु में उपस्थित CO2 के संपर्क में आएगा तो वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट की हरी परत। लोहा जो है, आयरन आपका जो है वो जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा। ठीक है, लोहा यानी कि आपका आयरन जैसे वायु के संपर्क में आया तो इसने बना लिया Fe2O3 यानी कि जंग का निर्माण इसने कर लिया। ठीक है, तो ये है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, धातु की परत, ऊपरी परत का क्षरण होना यानी धातु के ऊपर जो है खुला छोड़ने पर किसी नई परत का, कोई डिस्ट्रॉयड परत का निर्माण हो जाना, उसको हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, यशद लेपन क्या होता है, अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय, सबसे पहला जो है वो आपका यशद लेपन या इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। ये है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, लोहे या इस्पात पर जिंक की Zn की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसको संक्षारित होने से बचाया जा सके, यानी उसके ऊपर जंग लगने से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन।
ठीक है, ये संक्षारण से सुरक्षा का पहला और सबसे ज्यादा प्रचलित उपाय है। क्या है ये? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे या इस्पात के ऊपर जिंक की मोटी परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसका संक्षारण नहीं होता या उसके ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया नहीं होती। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर, धातुओं के साथ कोई दूसरी धातु मिला दें या फिर कोई अधातु मिला दें जिससे उसका संक्षारण ना हो। तीसरा जो तरीका है, उसके ऊपर धातु के ऊपर या तो पेंट कर दें या तेल लगा दें या ग्रीस लगा करके, कुल मिला करके कुछ ऐसा उपाय कर दें, कोई ऐसा जुगाड़ कर दें कि धातु की जो परत है, जो उसकी ऊपरी सतह है, वो वायु और नमी के संपर्क में आने से बच जाए। और लास्ट जो मेथड है वो या तो क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण के द्वारा। एनोडीकरण जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटन के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है एनोडीकरण। ठीक है, ये वैद्युत अपघटन के द्वारा एनोडीकरण किया जा सकता है धातुओं का, जिससे उसका संक्षारण होने से बचाया जा सके। तो ये संक्षारण से सुरक्षा के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय है यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है उसको मिश्र धातु बना करके, नेक्स्ट आपके पेंट करके उसके ऊपर ऑयल लगा करके या फिर ग्रीस लगा करके, लास्ट आपके उसके ऊपर या तो क्रोमियम का लेपन कर दिया जाए या फिर उसका एनोडीकरण कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। तो धातुओं को इस प्रकार से इन उपायों का इस्तेमाल करके, इन विधियों को, इन मेथड्स को अपना करके हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे वो चीज जो सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं। देखिए, इन मिश्र धातुओं की जो हमने सीक्वेंस तैयार की है, जिस क्रम में हमने इनको लिखा है, वो हमने इस प्रकार से लिखा है कि आप लोगों को कम से कम कंफ्यूजन हो, आपको अधिक से अधिक हम कंफ्यूजन से बचा सकें, इस तरीके से हमने इसको लिखा है। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले जो मिश्र धातु हम पढ़ने वाले हैं वो है पीतल। पीतल जो मिश्र धातु होती है वो बनती है आपके कॉपर और जिंक के योग से। कॉपर और जिंक को मिलाकर के पीतल बनाई जाती है। पीतल किसको मिलाकर के बनती है? कॉपर और जिंक को, तांबे और जिंक को मिलाकर के पीतल तैयार की जाती है। अगली जो आपकी मिश्र धातु है वो है कांसा। कांसा जो है वो तांबे और टिन को मिलाकर के बनाई जाती है। किसको मिलाकर बनाई जाती है? तांबे और टिन। तांबे और टिन के योग से बनाया जाता है कांसा। ठीक है, इसके बाद अगली जो मिश्र धातु है वो है आपके गन मेटल। गन मेटल का निर्माण किया जाता है तांबा प्लस जिंक प्लस टिन को मिलाकर के। तांबा प्लस जिंक प्लस टिन को मिलाकर के बनाई जाती है गन मेटल। तांबा प्लस जिंक प्लस टिन, इनको मिलाकर के क्या बनाई जाती है? गन मेटल। अगली जो धातु है वो है आपके जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है तांबा प्लस जिंक प्लस निकल को मिलाकर के। तांबा प्लस जिंक प्लस निकल को मिलाकर के बनाई जाती है जर्मन सिल्वर। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि कम से कम आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, इस तरीके से हमने इनको डिजाइन किया। तो देखिए, पीतल, कांसा, गन मेटल और जर्मन सिल्वर, इन चारों के अंदर जो एक कॉमन धातु है, जो मेन धातु है, वो है आपकी तांबा। यानी तांबा इन चारों के अंदर उपस्थित है। तांबे के अलावा जिंक जो है वो टीन के अंदर उपस्थित है। कांसे को अगर छोड़ दें, कांसा जो है वो तांबे और टिन से मिलकर के बना है। तांबा सब में मौजूद है, चारों मिश्र धातुओं में मौजूद है, लेकिन तांबे के अलावा जिंक जो है वो पीतल, गन मेटल और जर्मन सिल्वर तीनों में मौजूद है। जिंक जो है, तांबा प्लस जिंक जो है वो पीतल, गन मेटल और जर्मन सिल्वर तीनों में मौजूद है। अब आपको अलग से क्या याद रखना है कि गन मेटल के अंदर तो तांबा प्लस जिंक के अलावा होती है टिन, और जर्मन सिल्वर के अंदर होता है तांबा प्लस जिंक के अलावा क्या होता है? निकल होता है। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट होगी। ठीक है, अगली जो मिश्र धातु है वो है आपकी इस्पात। लोहे से इसका मेनली निर्माण किया जाता है। लोहा प्लस कार्बन और साथ में कुछ अन्य धातुओं का योग करके इस्पात का निर्माण किया जाता है। अगला जो है वो अमलगम। देखिए, अमलगम क्या होता है? पारा जो होता है, पारा यानी कि मरकरी जो होता है, वो लगभग सभी धातुओं के साथ, लगभग सभी धातुओं के साथ योग करके क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। केवल और केवल एक धातु ऐसी है जिसके साथ वो योग करके क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। और वो धातु कौन सी है? आपकी आयरन। आयरन के साथ योग करके ये अमलगम नहीं बनाता। केवल और केवल आयरन के साथ योग करके क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। इसलिए पारे को जो है वो लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। तो अमलगम क्या होता है? पारा जो होता है वो अन्य धातुओं के साथ योग करके मिश्र धातु बनाता है, इसको कहते हैं अमलगम। अगला जो है वो है आपके नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन का जो मिश्रण होता है, जो मिश्र धातु तैयार होती है, उसको कहते हैं नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये नाइक्रोम जो है ये इलेक्ट्रिक हीटर जो आपका होता है, उसकी जो कॉइल होती है उसको बनाने में यूज
किया जाता है। ये नाइक्रोम कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है वो कॉइल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके ब्रिटानिका। ब्रिटानिका क्या होता है? एंटीमनी प्लस तांबा प्लस टिन के योग से बनती है ब्रिटानिका। एंटीमनी प्लस तांबा प्लस टिन के योग से क्या बनती है? ब्रिटानिका बनती है। तो ये थे कुछ मिश्र धातुएं। 8 मिश्र धातुएं हमने पढ़ी, जिनमें से पहली 4 जो मिश्र धातुएं उनमें मेन कंपोनेंट था आपका तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है, पीतल, कांसा, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, इस्पात, अमलगम, नाइक्रोम और ब्रिटानिका। आगे चलते हैं। अगली जो मिश्र धातु है आपकी वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो बनती है वो बनती है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल का। हमने जो शुरुआत की 4 मिश्र धातु में जो प्रोसेस फॉलो किया था वही प्रोसेस अब यहाँ पर आपको 13 नंबर तक की मिश्र धातु में आपको मिलेगा, सेम वही प्रोसेस। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है उसके अंदर होती है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल। इसके बाद बारी आती है टंगस्टन स्टील की। टंगस्टन स्टील के अंदर होता है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और टंगस्टन प्लस वेनेडियम, ठीक है। ये जो टंगस्टन स्टील जो धातु होती है ये बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ये जो टंगस्टन स्टील नाम की धातु होती है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। अगली जो मिश्र धातु है वो आपके सिलिकॉन स्टील। ये अम्लरोधी होती है, एसिड का भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। इसके अंदर भी होता है लोहा, कार्बन और सिलिकॉन। क्या क्या होता है? लोहा, कार्बन और सिलिकॉन। अगली जो मिश्र धातु है वो है आपकी कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील के अंदर जो होता है लोहा, कार्बन और कोबाल्ट। और इस कोबाल्ट स्टील का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है जनरली चुंबक यानी कि मैग्नेट्स को तैयार करने में। अगली जो मिश्र धातु है वो है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में होता है लोहा, कार्बन और मैग्नीज। ये मैग्नीज स्टील जो होता है ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल तिजोरियां बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तिजोरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 9 से लेकर के 13 नंबर की मिश्र धातु में स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट स्टील और मैग्नीज स्टील में लोहा और कार्बन सभी का कंपोनेंट है। लोहा और कार्बन सभी का कंपोनेंट है। आगे के कंपोनेंट बदल रहे हैं जो कि स्टेनलेस स्टील और टंगस्टन स्टील में क्रोमियम भी कॉमन है। तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे तो आपको कम से कम कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होगी। अभी जो लास्ट वाली जो मिश्र धातु है मैग्नीज स्टील, जिसमें लोहा, कार्बन और मैग्नीज होते हैं, ये बहुत कठोर होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल तिजोरियां बनाने में करते हैं। और इसको कैसे बनाया जाता है? देखिए इस्पात को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके फिर उसको ठंडा करके ये की प्रोसेस है एनिलिंग। एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एनिलिंग। ये अलग से एज ए नोट आप लिख सकते हैं इसको। एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें इस्पात एक मिश्र धातु जिसका मेन कंपोनेंट लोहा होता है। इस्पात को उच्च ताप पर पहले गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, फिर उसको कुछ देर के लिए उसी टेम्परेचर पर रखा जाता है और फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी कठोरता जो होती है वो घट जाती है और उसकी मजबूती जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको कहते हैं एनिलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनिलिंग कहते हैं। और लास्ट वाली जो मिश्र धातु यहाँ पे इस पेज पर है वो है आपकी जर्कोनियम। जर्कोनियम मिश्र धातु जो है वो होती है बंदूक की गोली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जर्कोनियम को हम आगे और पढ़ने वाले हैं। हम जर्कोनियम का इस्तेमाल किस में होता है? बंदूक की गोली बनाने में होता है। देखिए ये हमने कुछ मोटी मोटी जो है मिश्र धातुएं जिनका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने का, तो ये हमने 14 मिश्र धातुओं का हमने अध्ययन किया। कुल मिलाकर 14 हमने मिश्र धातुएं पढ़ी हैं। आप इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, इनको लर्न करना है प्रॉपर वे में। और इस तरीके से हमने सीरीज में इनको लिखा है कि आप एज इट इज इनको लिख करके याद करेंगे तो आपको कम से कम कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। धातुओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉमन फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। देखिए टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि टंगस्टन जो होता है वो कहाँ यूज होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके फिलामेंट के अंदर जो होता है वो टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है। ये टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है, इसलिए बल्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टंगस्टन के अपचयन को, ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया। इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसमें से क्या निकाल दी जाती है? हवा। और इसके अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है? हमने जब वो उत्कृष्ट गैसें पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था ऑर्गन गैस इसके अंदर भर दी जाती है ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया टंगस्टन। बेरियम सल्फाइड का यूज जो होता है वो बेरियम मील के रूप में किया जाता है। ये मिल नहीं, ये एक्चुअली मील होता है। मील मतलब खाना, भोजन। मील का मतलब क्या होता है? भोजन। तो दैट इज बेरियम मील। अब देखिए बेरियम मील क्या होता है? आप कहेंगे बेरियम भी कोई खाने की चीज होती है, बेरियम भी कोई भोजन होता है? बेरियम मील, देखिए किसी
पेशेंट के, किसी व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का जब एक्सरे किया जाता है, पेट का एक्सरे या डाइजेस्टिव सिस्टम का जब एक्सरे करना होता है उस रेडियोलॉजिस्ट को, तो उस पेशेंट को पहले ये बेरियम मील पिलाया जाता है। इस बेरियम मील नाम का केमिकल जो है उसको पिलाया जाता है। इस बेरियम मील से फायदा क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है उस पार्ट की बढ़ जाती है, पारदर्शिता उस पार्ट की बढ़ जाती है। किस पार्ट की? जिस पार्ट के बारे में हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली जो है वो ईसोफेगस या फिर जो है ट्रेकिया से रिलेटेड। ये ट्रेकिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है एक्चुअली। ट्रेकिया या ईसोफेगस से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, किसी तरह की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी पेशेंट के अंदर मौजूद है, कोई उसकी संरचना में किसी तरह की डिफॉर्मिटी आ गई है, तो वो चीज जो है वो डायग्नोज इस बेरियम मील की वजह से हो जाएगी। तो ये बेरियम मील क्या होता है? किसी भी पेशेंट के पेट का यानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जब एक्सरे किया जाता है तो उससे पहले उसको बेरियम सल्फाइड का जो है वो केमिकल, बेरियम सल्फाइड का जो लिक्विड है वो उसको पिलाया जाता है, जिससे उस भाग की जो है वो पारदर्शिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है आपका बेरियम मील। नेक्स्ट है जर्कोनियम, कैडमियम और बोरॉन का जो यूज है वो नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए भी किया जाता है। जर्कोनियम, कैडमियम, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जर्कोनियम जो मिश्र धातु वो बंदूक की गोली बनाने के लिए काम में आती है। जर्कोनियम, कैडमियम और बोरॉन का यूज जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। गोल्डन पेंट के रूप में SnS2 स्ट्रांशियम सल्फाइड का यूज होता है, जिसे मोजेक जिसको मोजेक गोल्ड भी कहते हैं। स्ट्रांशियम सल्फाइड को और क्या कहते हैं? मोजेक गोल्ड भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मेटल से रिलेटेड। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए बल्ब के अंदर से पूरी की पूरी हवा निकाल दी जाती है और कौन सी गैस भर दी जाती है? ऑर्गन, क्योंकि वो पूरी तरह से जो होती है वो रिएक्टिव नहीं होती है, बिल्कुल अक्रिय गैस होती है, इसलिए उसको भर दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन रोक सके। बेरियम सल्फाइड का यूज जो होता है वो बेरियम मील के रूप में किया जाता है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। जर्कोनियम, कैडमियम और बोरॉन का यूज जो है वो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। गोल्डन पेंट के अंदर जो होता है वो स्ट्रांशियम सल्फाइड होता है, जिसे मोजेक गोल्ड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोजेक गोल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पटाखों में रोशनी जो होती है, पटाखे जब बजते हैं तो वो रंग बिरंगी रोशनी बिखेरते हैं। तो देखिए पटाखों की रोशनी में जो हरा रंग होता है वो तो आपका होता है बेरियम के कारण, और जो लाल रंग होता है वो आपका होता है स्ट्रोंशियम के कारण। तो अगली बार जब आप पटाखे फूटते हुए देखें तो आपको ग्रीन कलर अगर नजर आए तो आप फटाक से याद करिएगा कि ये बेरियम के कारण हो रहा है। फिर अगर आपको लाल रंग नजर आ जाए तो आप याद करिएगा कि ये स्ट्रोंशियम के कारण हो रहा है। ठीक है, ये याद करने के तरीके हैं। सबसे हल्का जो धात्विक तत्व होता है वो लिथियम होता है, जो कि प्रबल अपचायक का कार्य भी करता है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ की क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत कम होने के कारण ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं भी होती हैं। कौन कौन सी? सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ। ठीक है, ये क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत कम होती है। अभी हमने सक्रियता श्रेणी में भी देखा था कि सोना तो हमारा जो था वो बेचारा लास्ट में था, यानी बिल्कुल ही कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आता है। सोना, चांदी, सोना, प्लेटिनम और पारे को उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। जैसे हमने उत्कृष्ट गैसें पढ़ी थी, उत्कृष्ट गैसें यानी कि जो पूरी तरह से अक्रिय गैसें थी, वैसे ये भी हैं चांदी, सोना, प्लेटिनम और पारा, यानी कि जो कि अक्रिय हैं, जो जल्दी से ना पानी से रिएक्शन करती हैं ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, वो है आपकी उत्कृष्ट धातुएं। वायुयान निर्माण में प्रयुक्त होने वाली धातु है आपकी पैलेडियम यानी कि पीडी। पैलेडियम का इस्तेमाल किसमें होता है? वायुयानों के निर्माण में होता है। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? रणनीति यानी कि रण से संबंधित नीति, यानी कि रक्षा उत्पाद बनाने में जो काम में आने वाली धातु है उसको कहते हैं टाइटेनियम। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? टाइटेनियम। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। और लेड प्लस आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है गोली बनाने में। लेड प्लस आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है गोली बनाने में। देखिए ये कुछ धातुओं से संबंधित कुछ और फैक्ट्स थे, जैसे पटाखों के फूटने से जो रोशनी होती है, पटाखों को जलाने पर जो रोशनी उत्पन्न होती है, तो हरे रंग की जो रोशनी होती है वो बेरियम के कारण होती है, और लाल रंग की जो रोशनी होती है वो किसके कारण होती है? स्ट्रोंशियम के कारण होती है। सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है लिथियम। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ जो होते हैं ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं।
चांदी, सोना, प्लेटिनम और पारे को हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त धातु जो होती है वो आपकी पैलेडियम होती है। रणनीतिक धातु कहते हैं टाइटेनियम को, और लेड प्लस आर्सेनिक के मिश्रण का उपयोग होता है गोली बनाने में। नेक्स्ट है फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब क्या होते हैं? फोटोग्राफर्स जो फ्लैश लाइट यूज करते हैं फ्लैश डालने के लिए, वो होता है फ्लैश बल्ब। ये फ्लैश बल्ब जो होता है इनके अंदर मैग्नीशियम धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। टिन की ज्यादा मात्रा युक्त कांसे को, टिन की ज्यादा मात्रा युक्त कांसे को सफेद कांसा कहते हैं। देखिए अभी हमने मिश्र धातु में पढ़ा था कांसा किस किस के मिश्रण से बन रहा था? तांबा प्लस टिन। किस किस के मिश्रण से बन रहा था? तांबा प्लस टिन। ठीक है, कांसा किस किस के मिश्रण से बन रहा था? तांबा प्लस टिन। अब ये क्या कह रहा है कि अगर उसमें टिन की मात्रा ज्यादा है, कांसे में टिन की मात्रा अधिक है, तो उसको हम कहेंगे सफेद कांसा। क्या कहेंगे? सफेद कांसा कहेंगे। चूहा विष यानी कि रेट पॉइजन क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। ये आपको याद रखने हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूहा विष यानी कि रेट पॉइजन क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। दीमक रोधी विष क्या होता है? जिंक क्लोराइड। व्हाइट पेंट या जस्ते का फूल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। हॉर्न सिल्वर आप कहते हैं AgCl यानी फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा जो होती है वो कहलाती है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा की जाती है। कृत्रिम वर्षा का कृत्रिम जो निरूपण किया जाता है वो किया जा सकता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। क्विक सिल्वर हम कहते हैं किसको? पारा यानी कि मरकरी को। किसको कहते हैं? पारा यानी मरकरी को। पारा या मरकरी को हम क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं धातुओं से संबंधित। पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। पारा जो होता है वो जनरली सभी धातुओं से क्रिया करके या धातुओं से योग करके क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। लेकिन मैंने बताया था अमलगम पढ़ाते टाइम कि पारा जो है वो लोहे के साथ क्रिया करके अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ अभिक्रिया करके क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता, इसीलिए इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। ट्यूबलाइट जो हमारे घरों में लगी हुई रहती है उसके अंदर पारा प्लस ऑर्गन गैस भरी हुई रहती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? पारा यानी मरकरी, प्लस साथ में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? ऑर्गन गैस भरी हुई रहती है। फ्यूज तार जो होता है वो उसमें लेड और टिन का मिश्रण जो होता है उससे बना होता है। लेड और टिन की मिश्र धातु से ये बना हो रहता है। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? महिलाएं अच्छे से जानती होंगी, जितनी भी हमारी फीमेल व्यूअर्स है वो अच्छे से जानती होंगी। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। और इस प्लेटिनम का प्रचलन आजकल सोने की भांति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। झूठा सोना यानी कि फाल्स गोल्ड हमारे कहते हैं आयरन पायरेटिस यानी FeS2 को। स्वर्ण लेपन किसी भी धातु पर सोने की परत चढ़ाना किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम ऑरीसाइनाइड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम ऑरीसाइनाइड के द्वारा। अब नेक्स्ट जो फैक्ट है, लास्ट वाला फैक्ट है, वो ये है कि गोल्ड जब हम खरीदते हैं, सोना जो हम खरीदते हैं, तो वो कितने कैरेट का हमको मिलता है? 22 कैरेट का। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इस वजह से उसको जो है वो उसके आभूषण, उसकी ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसको कठोर करने के लिए उसके अंदर या तो क्या मिला दिया जाता है? तांबा, या क्या मिला दिया जाता है? चांदी। चांदी या तांबे में से एक चीज मिला करके उसको 24 कैरेट के बजाय कितने कैरेट का बनाया जाता है? 22 कैरेट का बनाया जाता है। और उस 22 कैरेट सोने में आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो कुछ फैक्टर्स और थे मेटल से संबंधित। हमने बताया था कि पारा जो होता है वो सभी धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है, लेकिन लोहे के साथ नहीं बनाता, इसीलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर पारा होता है, साथ में ऑर्गन गैस भरी हुई रहती है। नेक्स्ट आपका है कि फ्यूज तार, जो फ्यूज वायर होता है वो लेड और टिन से मिलकर के बना होता है। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। फॉल्स गोल्ड किसको कहते हैं? आयरन पायरेटिस को कहते हैं। स्वर्ण का लेपन किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम ऑरीसाइनाइड के द्वारा। और आपको जो सोने के गहने प्राप्त होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? 22 कैरेट के होते हैं। तो साहब 24 कैरेट में क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे गहने बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए अशुद्धि के रूप में उसमें या तो तांबा मिला दिया जाता है या फिर चांदी मिला करके उसको पहले 22 कैरेट का किया जाता है और उसके बाद उसमें जो है आभूषण तैयार किए जाते हैं। अब आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्मिट अभिक्रिया। क्या होती है थर्मिट रिएक्शन? देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, MnO2 और Al2 की अभिक्रिया से MnO2 का अपचयन हो जाता है। और ये जो अभिक्रिया है ये मशीनी दरार और रेल की पटरी की दरार भरने के लिए इस्तेमाल
की जाती है, ये होती है थर्मेट अभिक्रिया। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाने की संभावना होती है और मेंस में भी पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मेट अभिक्रिया का इस्तेमाल कहाँ होता है? रेल की पटरियों में जो दरारें पड़ जाती हैं उनको भरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसमें? मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल होती है। मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम पहले आती है और मैग्नीज बाद में आती है, इसलिए वो उसका क्या कर देती है? डिस्प्लेसमेंट कर देगी एक तरीके से, और उसका रिडक्शन भी हो जाएगा साथ में। और ये अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। इसका इस्तेमाल कुछ मशीनरी की दरारों को भरने में और विशेष रूप से रेल की पटरियों के बीच में जो दरारें आ जाती हैं उनको भरने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक धातु के बारे में, धातु, अधातु, उपधातु, लेकिन मेनली हमने धातु के बारे में, धातु के पूरे भौतिक गुण हमने स्टडी किए, धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ मिश्र धातुओं का अध्ययन किया। ठीक है, फिर धातुओं के बारे में कुछ कॉमन फैक्टर्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने स्टडी किया, और लास्ट में हमने थर्मेट अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। मुझे जहां तक लगता है धातुओं से संबंधित सारे फैक्ट्स, सारे जो फैक्टर्स थे वो हमने इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड किए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई वहां पर मिलेगा। आशा करती हूँ आज की इस क्लास में आपके सारे जो कंसेप्ट है धातु के टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। और क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जनरल साइंस की प्ले लिस्ट के अंदर, मीमांसा क्लासेस के अंदर की जो प्ले लिस्ट है जनरल साइंस की, उसके अंदर हमारा जो जनरल साइंस का पूरा कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। तो आप अच्छे से उसको गो थ्रू करिए, अच्छे से उसको स्टडी करिए और अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।